हाय फ्रेंड्स। अभी कुछ दिन पहले ही जीएसटी की 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग राजस्थान के जैसलमेर में हुई थी। उसमें काफ़ी सारे जीएसटी में चेंजेस किए गए। आज हम डिस्कस करेंगे उसमें एक चेंजेस के बारे में, जीएसटी क्रेडिट नोट। जो जीएसटी का क्रेडिट नोट है वो पहले से ही बनते आ रहे थे, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो जीएसटी में क्रेडिट नोट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। काफ़ी टाइम से ही जीएसटी में क्रेडिट नोट बनते आ रहे हैं। इसके क्या रीज़न होते हैं कि कई बार अगर सप्लायर ने कोई गुड्स दिया तो जो रेसिपेंट है उसने कुछ गुड्स वापस कर दिया, किसमें कहीं प्रॉब्लम हो गई तो सप्लायर उसको क्रेडिट नोट इशू करता था और उसने से अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर लेता था। अब हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है तो एक बार जाके चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली जो भी न्यू अमेंडमेंट्स आए या चेंजेस आते हैं, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हैं, चाहे इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, चाहे अकाउंटिंग से रिलेटेड है, वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है तो एक बार जाके चैनल पे विजिट करें। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप देखेंगे 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, या अगर आपने टीडीएस के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, आईएमएस के बारे में, जीएसटी ऑन रेंटल पे क्या इम्पैक्ट आता है, अगर आप कोई एफडी करते हैं तो उस पर आपका टीडीएस लगता है तो उस टीडीएस को आप कैसे बचा सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चेंजेस हैं कि जो आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसके बारे में क्या लिमिट्स हैं, उसके लिए क्या हैं, और जो अकाउंटिंग के काफ़ी सारे रूल्स हैं, उन सब के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो एक बार आप जाके मेरे चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी पे विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो का अपडेशन मिलता रहे। अब हम बात करते हैं जीएसटी क्रेडिट नोट के बारे में। तो क्या अमेंडमेंट आए हैं, क्या कॉन्सेप्ट में चेंजेस हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं। तो इन सबको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल के दूर से समझेंगे, जिससे कि आपको जो भी अमेंडमेंट आया है उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उसे हम समझ लेते हैं कि मिस्टर अरुण गुड्स सोल्ड टू मिस्टर मयंक अमाउंटिंग 2,36,000। कि जो मिस्टर अरुण है उन्होंने मिस्टर मयंक को 2,36,000 का गुड्स बेचा इंक्लूडिंग जीएसटी, जिसमें कि जीएसटी की वैल्यू थी 36,000 और जो टैक्सेबल वैल्यू थी 2 लाख। तो 2 लाख पे 18% जीएसटी से 2,36,000 का मिस्टर अरुण ने मिस्टर मयंक को माल बेचा। अब उसके बाद क्या हुआ कि गुड्स ऑफ 23,600 यानी 23,600 रुपए का गुड्स मिस्टर मयंक ने मिस्टर अरुण को वापस कर दिया, जिसमें कि 20,000 की टैक्सेबल वैल्यू थी और 3,600 का जीएसटी था। अब क्या होता था कि मिस्टर अरुण ने एक क्रेडिट नोट इशू किया 23,600 रुपए का और अपनी जीएसटीआर 1 में उसे रिपोर्ट कर दिया, और वहां पे जाके अपनी जो भी टैक्स लायबिलिटी थी, जो इनवाइस इशू किया था 2,36,000 का, उसमें 23,600 रुपये कम करके अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर दी। पहले कॉन्सेप्ट ये रहता था। अब क्या चेंजेस आया है कि अब हम समझ लेते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि मिस्टर मयंक नीड टू रिक्वायर टू रिवर्स द आईटीसी प्रोपोर्शनेट टू द क्रेडिट नोट टू मिस्टर मयंक, मिस्टर अरुण एलिजिबल टू रिड्यूस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है, जो मिस्टर मयंक है वो आईटीसी रिवर्सल में जाके जो क्रेडिट नोट है उसको आईटीसी रिवर्स करेंगे, और उसके बाद ही मिस्टर मयंक के रिड्यूस करने के बाद ही मिस्टर अरुण एलिजिबल टू रिड्यूस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैसे रिड्यूस होगी, यानी कि जो भी सप्लायर है, मिस्टर अरुण ने जो भी क्रेडिट नोट इशू किया था मिस्टर मयंक को, वो तब तक उसका क्रेडिट नहीं ले सकते जब तक कि मिस्टर मयंक उसको अपने आईएमएस में जाके एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर देते। तो इसको हम समझ लेंगे हाउ टू रिसिपेंट विल रिवर्स द आईटीसी। जो रेसिपेंट है जिसने की गुड्स लिया या सर्विस ली, वो आईटीसी को कैसे रिवर्स करेगा, यानी जो उसने इनपुट लिया था गुड्स परचेज का, उसके बाद जो उसको क्रेडिट नोट इशू हुआ तो उसका जो आईटीसी है वो कैसे रिवर्स करेगा। तो द क्रेडिट नोट विल रिफ्लेक्ट इन द आईएमएस एंड फॉर्म जीएसटीआर टू बी। कि जो क्रेडिट नोट है वो आईएमएस में रिफ्लेक्ट होगा, वहां पे जाके रेसिपेंट के पास दो ऑप्शन होंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। आप जैसे जानते हैं कि आईएमएस में 3 ऑप्शन आते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग। कि अगर आपका कोई भी इनवाइस है आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, आगे के लिए पेंडिंग रख सकते हैं। लेकिन क्रेडिट नोट के केस में ऐसा नहीं है।
क्रेडिट नोट के केस में केवल आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर रेसिपेंट जिसने कि गुड्स परचेज किया था, अगर वो एक्सेप्ट कर देता है क्रेडिट नोट को, द सप्लायर लायबिलिटी रिड्यूस, तब सप्लायर की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी एंड द रेसिपेंट जीएसटीआर टू बी रिफ्लेक्ट द एडजस्टमेंट, और जो रेसिपेंट है उसकी जीएसटीआर टू बी में एडजस्टमेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर मिस्टर मयंक इसे रिजेक्ट कर देते हैं, यानी जो रेसिपेंट था उसको रिजेक्ट करते हैं, देन सप्लायर लायबिलिटी इंक्रीज इन द नेक्स्ट जीएसटीआर 3B, तो जो सप्लायर है उसकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और उसको नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 3B में वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी क्रेडिट नोट है उसको एडजस्ट करने के लिए सप्लायर को डिपेंड होना पड़ेगा रेसिपेंट के ऊपर। तो हम यहाँ समझ लेते हैं कि अमेंडमेंट टू द सेक्शन 34(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 कि जो 34(2) में जो अमेंडमेंट आया है वो क्या है। तो द 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग इंट्रोड्यूस ए सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट टू द सेक्शन 34(2) which now expressly mandated the recipient must reverse ITC. The recipient must reverse the ITC attributable to a credit note before the supplier can reduce their output tax liability. कि जो सप्लायर है वो अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करे उससे पहले रेसिपेंट को जो आईटीसी का उसने क्लेम लिया है उसको वो रिवर्स करेगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अमेंडमेंट के क्या इम्प्लीमेंट होंगे, फॉर सप्लायर के लिए क्या है, रिडक्शन इन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिपेंड ऑन द रेसिपेंट रिवर्सिंग द आईटीसी। अब सप्लायर के लिए क्या हो गया कि उसको डिपेंड होना पड़ेगा रेसिपेंट के ऊपर, कि जब तक रेसिपेंट आईटीसी का जो उसने क्लेम लिया है उसको एक्सेप्ट नहीं कर देता तब तक जो सप्लायर है वो अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकता। और रेसिपेंट का क्या है, रेसिपेंट मस्ट टेक द एक्शन, रेसिपेंट को एक्शन लेना पड़ेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था इसमें केवल दो ही ऑप्शन रहेंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जो रेसिपेंट होगा उसे केवल दो ही ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो वो उस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे। मैंने आपको बता दिया अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो सप्लाई की लायबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो सप्लाई की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और उसको नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 2 में वो लायबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी और उसे पे करना पड़ेगा। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है अमेंडमेंट का कि जिसमें जो भी क्रेडिट नोट सप्लायर इशू करेगा तब तक उसका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकता जब तक कि जो रेसिपेंट है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर देता। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा जो भी जीएसटी 55th काउंसिल में 34(2) का जो अमेंडमेंट आया है क्रेडिट नोट का वो समझ आ गया होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसी तरह के जो भी अमेंडमेंट आते रहेंगे, अपडेट आते रहेंगे, जिससे आपको मिलते रहेंगे अपडेट, और जिससे कि आप अपनी नॉलेज को गेन करें और फ्यूचर में आगे बढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।